हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो फ्रेंड्स, हमने कल प्रेरणा के बारे में पढ़ा था, परिभाषाएं उसकी देखी थी, कुछ प्रकार देखे थे और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखी थी। आज हम उसके आगे देखते हैं। तो आज हम पहले देख रहे हैं कि अभिप्रेरणा की प्रमुख प्रविधियाँ कौन कौन सी हैं और प्रेरणा के स्रोत कौन कौन से। इसको देख के फिर हम सिद्धांत पे आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रेरणा की प्रविधियाँ दो होती हैं, दो प्रविधियां हैं। पहली है पुरस्कार व दंड, पहली है पुरस्कार व दंड और दूसरी है प्रशंसा व निंदा, प्रशंसा व निंदा। तो ये दो प्रेरणा की प्रविधियां हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहली पुरस्कार व दंड, दूसरी है प्रशंसा व निंदा। अब हम आते हैं, देखते हैं अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। अभिप्रेरणा के स्रोत, फिर उसके बाद हम सिद्धांत पे आते हैं। ठीक है, तो अभिप्रेरणा के जो है 5 स्रोत होते हैं। सफलता एवं असफलता, सफलता एवं असफलता, सफलता एवं असफलता, प्रतियोगिता एवं सहयोग, प्रतियोगिता एवं सहयोग, प्रगति का ज्ञान और नवीनता, प्रगति का ज्ञान, प्रगति का ज्ञान, नवीनता एवं रुचि। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे प्रेरणा के स्रोत। कौन कौन से? 5 स्रोत हैं, 4 1 5। ठीक है, पहला सफलता एवं असफलता हो गया, दूसरा प्रतियोगिता एवं सहयोग हो गया, तीसरा है प्रगति का ज्ञान हो गया, चौथा है नवीनता और पांचवा रुचि। तो ये प्रेरणा की प्रविधियाँ और प्रमुख स्रोत हो गए। अब हम आते हैं प्रेरणा के सिद्धांत पे। अब हम देखते हैं हर्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत क्या था, अभिप्रेरणा के बारे में इन्होंने क्या बताया था। तो इन्होंने इसमें 2 प्रकार के सिद्धांत बताया था। पहला बताया था संवर्धक कारक, संवर्धक कारक, और दूसरा बताया था प्रेरकीय कारक, प्रेरकीय कारक। ठीक है, अब संवर्धक कारक या इसको स्वास्थ्यप्रद कारक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो संवर्धक कारक में इन्होंने बताया था कि इसमें आ जाता है संपत्ति है, वेतन है। ठीक है, ये सब आ जाता है, संपत्ति हो गया, वेतन हो गया। ठीक है, और ये जो प्रेरकीय कारक है इसमें है पहचान एवं निर्णय लेना। ठीक है, तो यह हम देखते हैं कि पैसा और जो वेतन है ये हमें चिंता मुक्त भले बना देता है, लेकिन प्रेरित नहीं करता है। जो पैसा है, वेतन है, ये हमें चिंता मुक्त भले बनाता है लेकिन प्रेरित नहीं करता है। और जो पहचान है, पहचान हमें प्रेरित करती है। ठीक है, तो हर्ज़बर्ग ने अमेरिका के 200 इंजीनियरों पर अपना ये प्रयोग किया था। ठीक है, उनके ऊपर अध्ययन किया था। ठीक है, हम एक बार और देख लेते हैं हर्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत। पहला है संवर्धक कारक, दूसरा है प्रेरकीय कारक, यानी कि संपत्ति और वेतन हमें चिंता मुक्त बना सकती है, पैसा और वेतन, लेकिन प्रेरित नहीं कर सकती है। लेकिन पहचान जो है ये हमें प्रेरित करती है। ठीक है, और इन्होंने हर्ज़बर्ग ने अमेरिका के 200 इंजीनियरों पर अध्ययन किया था। फिर हम अगला देखते हैं हार्लो का सिद्धांत, हार्लो का आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने, हार्लो ने ये कहा था कि भले ही शुरुआत में कोई आपके कहने पर, ठीक है, लालच या पुरस्कार देने पर कार्य कर दे, लेकिन बाद में वह स्वयं अभिप्रेरित होकर उसकी कार्य करने की आदत पड़ जाती है। ठीक है, इन्होंने कहा था शुरुआत में
ठीक है। शुरुआत में लालच में या उसको पुरस्कार दिया जाए, लालच दिया जाए तो वो भले काम कर ले, ठीक है, लेकिन बाद में वो एक दिन वो स्वयं से आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो जाता है, बाद में स्वयं से आंतरिक रूप से प्रेरित हो जाता है और कार्य करने की उसकी आदत बन जाती है, ठीक है। आंतरिक रूप से प्रेरित होता है और उसकी कार्य करने की आदत पड़ जाती है, ठीक है। और इन्होंने जो है बंदरों पर प्रयोग किया था, हार्लो ने। एक बार और बता देते हैं हार्लो का आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत। इन्होंने कहा था शुरुआत में व्यक्ति भले लालच में आकर कोई भी काम कर दे, ठीक है, लालच या पुरस्कार से काम कर देता हो, लेकिन एक दिन वह स्वयं से प्रेरित होकर, आंतरिक रूप से प्रेरित होकर उसकी वही कार्य करने की आदत पड़ जाती है, ठीक है। तो हमारे ये दो सिद्धांत हो गए, हर्ट्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत और हार्लो का आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत। अब हम आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण का सिद्धांत, ठीक है, अप्रेरणा से संबंधित। तो इन्हें अप्रेरणा को दो भागों में बताया है, एक जीने की मूल इच्छा और एक मृत्यु की मूल इच्छा, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि फ्रायड ने बताया कि जो सफलता है वो एक व्यक्ति को जीने की मूल इच्छा की तरफ मोड़ती है या प्रेरित करती है। सफलता व्यक्ति को जीने की मूल इच्छा या इरोस की तरफ मोड़ती है या प्रेरित करती है, और जो असफलता या कुंठा, तनाव, द्वंद्व, ये व्यक्ति को मृत्यु की इच्छा या धनाटोस की तरफ मोड़ती है, ठीक है। अप्रेरणा में इन्होंने बताया जीने की मूल इच्छा, मृत्यु की मूल इच्छा। तो जो सफलता है, एक व्यक्ति की सफलता, अगर वो सफल हो रहा है तो सफलता एक व्यक्ति को जीने की मूल इच्छा, जीवन की मूल इच्छा की तरफ मोड़ती है। जीवन की मूल इच्छा को हम इरोस भी कहते हैं, ठीक है। और जो असफलता या कुंठा, तनाव, द्वंद्व, ये व्यक्ति को मृत्यु की इच्छा की तरफ मोड़ती है। मृत्यु की इच्छा अर्थात धनाटोस की तरफ मोड़ती है। तो ये हो गया। फिर आगे हम देखते हैं कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो सकारात्मक कार्य हैं, ये सकारात्मक कार्य जीने की मूल प्रवृत्ति के लिए प्रेरित करते हैं, और जो विध्वंसक कार्य हैं ये मृत्यु की मूल प्रवृत्ति के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। सकारात्मक कार्य जो है वो जीने की मूल प्रवृत्ति के लिए प्रेरित करते हैं, और जो विध्वंसक कार्य हैं वो मृत्यु की मूल प्रवृत्ति के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम और देख लेते हैं कि सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण का सिद्धांत। अप्रेरणा जो है दो भागों में उन्होंने बताया है, जीवन की मूल इच्छा और मृत्यु की मूल इच्छा। तो जब व्यक्ति सफल हो रहा होता है तो वो जीने की मूल इच्छा की तरफ प्रवृत्त होता है, ठीक है। यानी कि जो सफलता है वो व्यक्ति को जीने की इच्छा की तरफ मोड़ती है या प्रेरित करती है, और असफलता यानी कुंठा, तनाव, मृत्यु की इच्छा की तरफ मोड़ती है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो सकारात्मक कार्य हैं वो जीने की मूल प्रवृत्ति को प्रेरित करते हैं, और जो विध्वंसक कार्य हैं वो मृत्यु की मूल प्रवृत्ति को प्रेरित करते हैं। तो ये हो गया सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण का सिद्धांत। अब है वोल्सहेम काफमैन का प्रोत्साहन का सिद्धांत। इन्होंने जो है अभिप्रेरणा को दो प्रकार से बताया है, एक सकारात्मक प्रोत्साहन और एक नकारात्मक प्रोत्साहन, ठीक है। जो सकारात्मक प्रोत्साहन है इसमें प्रशंसा एवं पुरस्कार आता है, प्रशंसा एवं पुरस्कार, ओके। और जो नकारात्मक प्रोत्साहन है इसमें दंड एवं निंदा आती है, ठीक है, दंड एवं निंदा। तो हम देखते हैं आगे क्या है कि प्रशंसा या जो पुरस्कार है, ठीक है, ये व्यक्ति को व्यवहार में मजबूत बनाते हुए लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। जो प्रशंसा एवं पुरस्कार है ये व्यक्ति के व्यवहार को मजबूत बनाते हुए उसे लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। यानी कि जब उसे कोई भी बच्चा है उसे प्रशंसा उसकी की जाए या उसे पुरस्कार दिया जाए तो वो किसी भी कार्य में है लगन से कार्य करने लगता है, व्यवहार में अपने मजबूती बना लेता है, किसी भी कार्य में और अच्छे से करने लगता है कि उसे और पुरस्कार मिलेगा, ठीक है, और प्रशंसा मिलेगी। और वही है कि व्यवहार में मजबूत होते हुए लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। अगला है दंड एवं निंदा। दंड एवं निंदा ये जो है नकारात्मक पुनर्बलन बनकर
अवांछनीय व्यवहार को खत्म कर देता है। दंड एवं निंदा जो है नकारात्मक पुनर्बलन बनकर अवांछनीय जो व्यवहार है उसको खत्म कर देता है। ठीक है, तो एक बार हम और देख लेते हैं वोल्स एवं काफमैन का प्रोत्साहन का सिद्धांत। इन्होंने प्रेरणा के दो प्रकार बताए हैं, सकारात्मक प्रोत्साहन और नकारात्मक प्रोत्साहन बताया है। सकारात्मक में दंड एवं पुरस्कार आता है, नकारात्मक में सकारात्मक में प्रशंसा एवं पुरस्कार आता है, नकारात्मक में दंड एवं निंदा आती है। तो उन्होंने कहा है कि प्रशंसा एवं पुरस्कार अगर किसी बच्चे को दिया जाता है तो अपने व्यवहार में मजबूत होता है, किसी कार्य को मजबूती से करता है और लक्ष्य की तरफ अग्रसर होता है। अगर किसी बच्चे को दंड एवं निंदा की जाती है, उसकी दंड दिया जाता है, निंदा की जाती है, तो उसमें नकारात्मक पुनर्बलन होता है और वह अवांछनीय व्यवहार को खत्म कर देता है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं किसी बालक ने कोई कार्य किया, हमने उसको दंड दिया तो दोबारा से भाई उसे पुनर्बलन मिलेगा, लेकिन कौन सा मिलेगा? नकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। वो उस कार्य को, अगर उसने गलत कार्य कोई किया है तो उस कार्य को करना छोड़ देगा दंड के डर से। तो ये अवांछनीय व्यवहार को खत्म कर देता है। दोनों पुनर्बलन हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं अब प्रेरणा का जो एक सिद्धांत है, बोलते हैं इसको का खा आ बा या XY के प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, डगलस मैकग्रेगर ने दिया था। ठीक है, तो हम का आ और X पक्ष को किधर रखते हैं? ये रखते हैं शिक्षक केंद्रित शिक्षा की तरफ, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। ठीक है, ये शिक्षक केंद्रित हो जाता है। ठीक है, और ये जो है खा ब और Y पक्ष ये हो जाता है बाल केंद्रित, बाल केंद्रित। ठीक है, का आ X पक्ष हो गया शिक्षक केंद्रित। ठीक है, और खा ब Y पक्ष हो गया बाल केंद्रित। जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है इसमें एक हिसाब से हो जाता है तानाशाही, कि जो शिक्षक का मन होता है वो पढ़ाता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये तानाशाही, इसमें बच्चे आलसी हो जाते हैं। इस केंद्रित शिक्षा में बच्चे क्या है? आलसी हो जाते हैं, बच्चे आलसी हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आलसी हो जाते हैं तो उन्हें फिर दंड भी प्राप्त होगा, तो उन्हें दंड भी प्राप्त होगा। शिक्षक केंद्रित शिक्षा ये तानाशाही का रूप ले लेती है और इसमें जो है बच्चे आलसी हो जाते हैं। जब आलसी हो जाते हैं तो उन्हें दंड भी मिलता है। ठीक है, फिर अगला हम देखते हैं ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा, इसमें जो है बच्चे उत्सुक रहते हैं, कोई कुछ भी सीखने के लिए, बच्चे इसमें कुछ भी सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। ठीक है, और उन्हें सिर्फ मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं, बच्चे सीखने के लिए उत्सुक, सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। ठीक है, और उन्हें क्या जरूरत होती है? सिर्फ उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो बच्चे जो है सीखने के लिए उत्सुक तो रहते भी हैं, कक्षा में एक्टिव रहते हैं, प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, अब हम फिर से एक बार देख लेते हैं। अब प्रेरणा का एक सिद्धांत है क ख अ ब XY, यह मान सकते हैं प्रेरणा का सिद्धांत डगलस मैकग्रेगर ने दिया था। तो क आ X जो पक्ष है ये शिक्षक केंद्रित शिक्षा का है, ख ब Y पक्ष है बाल केंद्रित शिक्षा का है। ठीक है, तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा इसमें कहीं ना कहीं तानाशाही हो जाती है। तो क्या है, जब शिक्षक केंद्रित अपने हिसाब से शिक्षक पढ़ाता है तो बच्चे इसमें आलसी हो जाते हैं, फिर बच्चों को दंड मिल जाता है, दंड मिलना जरूरी हो जाता है। ठीक है, और फिर आता है खा ब Y पक्ष, ये हो जाता है बाल केंद्रित शिक्षा ये है। ठीक है, और जो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे जो है क्लास में उत्सुक रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं, कुछ भी प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, बस वो सीखने के लिए इतना उत्सुक रहते हैं, उन्हें उचित केवल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, बाकी वो उसे फॉलो किया करते हैं। तो ये हो गई बाल केंद्रित शिक्षा, ये हो गई शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ये हो गया डगलस मैकग्रेगर का अब प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं मैकलीलैंड का त्रिमांग या आवश्यकता संप्राप्ति का सिद्धांत। ठीक है, मैकलीलैंड का जो है त्रिमांग एवं मैकलीलैंड का त्रिमांग एवं आवश्यकता संप्राप्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि जो मनुष्य है वो 3 प्रकार के प्रेरकों से प्रेरित होता है। मनुष्य जो है वे 3 प्रकार के प्रेरकों से प्रेरित होता है। कभी कभी वह केवल एक ही प्रेरक से प्रेरित होगा या कभी कभी तीनों से प्रेरित हो जाता है। ठीक है, क्या होता है वह, या तो
किसी, या तो वो किसी एक प्रेरक से प्रेरित होगा, एक प्रेरक से, ठीक है, या कभी कभी वो तीनों से प्रेरित हो जाता है, ठीक है। अब वो तीनों प्रेरक कौन से बताए इन्होंने, हम बताते हैं उसको। पहला बताया है संप्राप्ति मांग, दूसरा है सत्ता, तीसरा है संबंध। जो संप्राप्ति मांग होता है इसमें लोग जो है जमीन, जायदाद, पैसा, धन आदि पाना चाहते हैं। संप्राप्ति सिद्धांत में है लोग जमीन, पैसा, धन ये पाना चाहते हैं लोग, ठीक है। और सत्ता में जो है लोग राजनेता बनना चाहते हैं, राजनेता बनना चाहते हैं, ठीक है, राजनेता बनना चाहते हैं। और जो संबंध है, संबंध में लोग रिश्तों को महत्व देते हैं, ठीक है, रिश्तों को महत्व देते हैं। तो हम एक बार और देखते हैं इसको। मैक्लीलैंड का त्रिमांग या आवश्यकता संप्राप्ति का सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने बताया है कि मनुष्य 3 प्रकार के प्रेरकों से प्रेरित होता है, या तो कभी कभी तीनों से प्रेरित हो जाता है या कभी किसी एक से प्रेरित होता है, ठीक है। और तीनों प्रेरक कौन कौन से हैं, संप्राप्ति मांग, सत्ता और संबंध। तो संप्राप्ति मांग में इन्होंने बताया है कि मनुष्य जो है जमीन, पैसा, धन, ठीक है, सब पाना चाहते हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोग यही पाना चाहते हैं। संप्राप्ति मांग में लोग जमीन, पैसा, धन पाना चाहते हैं। और दूसरा आता है सत्ता। सत्ता में क्या होता है, उन्हें सत्ता चाहिए होती है, वो राजनेता बनना चाहते हैं, ठीक है, नेतृत्व करना चाहते हैं, ठीक है। और तीसरा है संबंध। तो संबंध में लोग रिश्तों को महत्व देते हैं, ठीक है, रिश्ते बरकरार रखना चाहते हैं, रिश्ते निभाना चाहते हैं। तो ये हो गया मैक्लीलैंड का त्रिमांग या आवश्यकता संप्राप्ति का सिद्धांत, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। हम देखते हैं आगे। तो आज ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत हमने बताया है, बाकी का हम कल बताएंगे। तो कल हमने एक चीज़ आपको बताई थी, अभिप्रेरक जब हम बता रहे थे तो हमने बता दिया था आपको कि गैरेट के अनुसार 2 होते हैं, गैरेट के अनुसार 2 प्रेरक होते हैं, ठीक है। गैरेट के अनुसार हमने 2 बता दिए थे, लेकिन जबकि 3 होते हैं, ठीक है। जो अभिप्रेरक होते हैं हमने बताया था नहीं आपको कल कि गैरेट के अनुसार अभिप्रेरक 2 होते हैं, लेकिन वो 3 होते हैं, एक छूट गया था, ठीक है। तो पहला हमने जैविक अभिप्रेरक बताया था आपको, ठीक है, जैविक अभिप्रेरक। दूसरा बताया था मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। और तीसरा भूल गए थे, तीसरा है आपका सामाजिक अभिप्रेरक, ठीक है, सामाजिक अभिप्रेरक। तो हमने ये बताया था कि जैविक अभिप्रेरक में आपका क्या आता है, भूख और प्यास आती है, ठीक है, इसको बताया था भूख प्यास। और जो मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है उसमें आता है आपका सफलता, ठीक है। तो लास्ट में हमने सामाजिक अभिप्रेरक में आपको बताया था कि सम्मान, नहीं बताया था कि सम्मान और प्रतिष्ठा सामाजिक अभिप्रेरक में आती है, बाकी हमने 2 बता दिया था आपको, सम्मान और प्रतिष्ठा, ठीक है। और मनोवैज्ञानिक में सफलता सब आ जाती है। तो कल हमने इसको अच्छे से बताया था, एक छूट गया था, ये आप देख लीजिएगा, ठीक। तो गैरेट के अनुसार 3 थे, जैविक अभिप्रेरक, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक और सामाजिक अभिप्रेरक, ठीक। तो ये हो गई आज की क्लास, बाकी के सिद्धांत हम कल पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो अभी आपका 1-2 क्लासेस लगभग तो और चलेंगी ही कम से कम, ठीक है। तो बाकी का हम कल देखते हैं, या लंबी क्लास हो जाएगी कल। तो अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और लोगों को शेयर करते रहें। क्लास ये जीवन कौशल की चल रही है, जिसमें हम आपको सुपर टेट के 10 में से 10 नंबर इससे बाहर नहीं जाएगा जीवन कौशल का। अगर आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं आता है तो 10 का 10 नंबर आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे, क्योंकि अच्छे से सिलेबस तैयार करके हम आपको पढ़ा रहे हैं, कंटेंट लेके आ रहे हैं सिलेबस वाइज, ठीक है। तो अगर पसंद आ रही है तो शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।